हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। जो सेकंड लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था उसका दूसरा भाग लेकर के। बच्चों, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मूल कणों की खोज कैसे हुई थी। मूल कण इन्हें क्यों कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता था क्योंकि ये जितना भी छोटा से छोटा तत्व क्यों न हो, इसमें जरूर मिलते हैं इन कणों को। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन के बारे में बताया, उनका आवेश बताया, कूलम में चार्ज की बातें मैंने किया था। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया था बच्चों कि आज हम परमाणु संरचना में इन कणों की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, और यही कैथोड किरणें बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन है। और इनके बारे में जब ये खोज की जाने लगी तो एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। उन्होंने एक अंडाकार आकार की एक नली बनाई और नली में दो ध्रुव बनाए, कैथोड और एनोड। एनोड आप जानते हैं बच्चों, एनोड क्या होता है? धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। और बहुत अल्प दाब पर आप देख रहे हैं 10⁻⁻² मिमी दाब पर इस विसर्जन नली में जो गैस को प्रवाहित किया और एक तरफ एनोड की तरफ एक जिंक सल्फाइड का लेप लगा करके, ये स्फुरदीप्त लेप है, यहाँ पर एक पर्दा लगाया जिस पे जिंक सल्फाइड का लेप था। तो क्या दिखाई देता है बच्चों? और दोनों ध्रुवों को उच्च वोल्टता के वायर से जोड़ दिया गया, 10,000 वोल्ट के वायर से जोड़ दिया गया। तो क्या दिखाई देता है कि कुछ किरणें, अदृश्य किरणें कैथोड से चल करके एनोड की ओर जाती दिखाई दे रही थी और एनोड से पास होकर के यहाँ पर हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही थी। तो बच्चों, क्योंकि ये किरणें कैथोड से आती हुई दिखाई दे रही थी तो कैथोड, इसीलिए इन किरणों का नाम पड़ गया कैथोड किरणें। कौन सी किरणें पड़ गया बच्चों? कैथोड किरणें पड़ गया। अच्छा, यहाँ पे देखा बाद में कैथोड किरणें ही का ही नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन पड़ा। और इलेक्ट्रॉन के बारे में और कैथोड किरणों के क्या क्या गुण हैं, इनके बारे में फिर अलग अलग वैज्ञानिक जैसे विलियम क्रुक्स 1879 में, जे थॉम्सन 1897 में इन कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया। और ध्यान रहे बच्चों, इसमें गैस चाहे जो भी हो, चाहे विसर्जन नली का तापमान कुछ भी हो, दाब कुछ भी हो, चाहे गैस जो भी भर दी जाए, सभी में एक समान प्रकार की कैथोड किरणें निकलती थी। और कैथोड किरणों के गुण में इन्होंने देखा कि कैथोड किरणों में वही गुण है जो प्रकाश का गुण है। जैसे जिस प्रकार से प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसी प्रकार कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती थी। अच्छा, कैथोड किरणों में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ऐसा किस बात से साबित हुआ कि इनके मार्ग में एक व्हील का बना हुआ पहिया रख दिया गया और देखा कि जब कैथोड किरणें इनके मार्ग में रख दिया गया तो पहिया थोड़ी देर बाद ऐसे धीरे धीरे मूव करने लगा। इससे साबित हुआ कि कैथोड किरणों में कुछ न कुछ मास अवश्य होता है। कैथोड किरणों का बच्चों आप गुण पढ़ रहे हैं। और कैथोड किरणों में जब इन्हें वैद्युत क्षेत्र में लाया गया तो देखा कि ये धन ध्रुव की ओर मूव कर गई, मुड़ गई, जिससे साबित हुआ कि इन किरणों का जो नेचर है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और इसीलिए इनको ऋण किरणें भी कहा गया। बच्चों, इसके बाद कैथोड किरणें जो होती हैं ये तापदीप्त भी उत्पन्न करती हैं। तापदीप्त क्या होता है? किसी प्लेट पर जब ये पड़ती हैं तो इसको गर्म करके लाल कर देती है, जिससे उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इस घटना को कहते हैं तापदीप्त। का मतलब टेम्परेचर और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है, इस घटना को कहते हैं तापदीप्ति। तो कैथोड किरणें तापदीप्त भी उत्पन्न करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, धन ध्रुव की ओर मूव कर जाती हैं, और क्या था? इनका नेचर नेगेटिव था। ऐसा कैसे साबित हुआ बच्चों? कि जब ये इन पे वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया गया तो वैद्युत क्षेत्र में ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो बच्चों, और इनके गुणों की खोज किसने किया?
ये वैज्ञानिक थे विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन। और बच्चों बाद में इन्हीं जो इलेक्ट्रॉन नाम एक्चुअली में स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता माने जाते हैं प्रधान साइंटिस्ट होने के कारण जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना जाता है। लेकिन कैथोड किरणों की जो एक्सपेरिमेंट शुरुआत किया था वो वैज्ञानिक थे। अगर खोजकर्ता नहीं, कैथोड किरणों से संबंधित वैज्ञानिक हैं, अगर इस तरह का नाम आता है तो आप वहाँ पर अगर खोजकर्ता का नाम आए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तब तो हो गए जे थॉमसन। बट कैथोड किरणों की खोजकर्ता का नाम आए तो जूलियस प्लकर का नाम आता है सबसे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की शुरुआत उन्होंने की थी जिसका नाम था जूलियस प्लकर। आप इस ट्यूब में देख रहे हैं निर्वात पंप के माध्यम से 10⁻² मिमी दाब पर जब विसर्जन नली में गैस प्रवाहित किया गया तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैथोड किरणें कैथोड से चलकर एनोड की ओर जाती हुई दिखाई दे रही थी। इन किरणों को क्या कर दिया गया, दे आर कैथोड रेज। अब कैथोड किरणों के गुण में बच्चों जो एक कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, इनका E/m रेशियो क्या होता है, चार्ज और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। और ये फिक्स बार बार पूछता है E/रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिक्स वाई, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात एक स्थिरांक होता है, क्यों। तो अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश पहले ही आप जान चुके हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम जान चुके हैं, और मास भी हमने बता दिया था 9.1 × 10⁻31 kg। जब ये निकलता है तो आता है 1.75 × 10⁻11 या 10⁻11 कूलम पर किग्रा, कूलम पर किग्रा इसका आता है E/m रेशियो। और ध्यान रहे बच्चों, ये फिक्स रेशियो है, चाहे कैथोड किरणों में कोई भी गैस ली जाए विसर्जन नली में, तापमान कोई हो और किसी भी धातु का हमारा कैथोड क्यों न बना हो, या विसर्जन नली में कोई भी गैस ली जाती है, हमेशा कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश भी निश्चित है, द्रव्यमान भी निश्चित है, इसलिए इनका E/m रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट आता है। E/m रेशियो क्या होता है 1.75 88 × 10⁻11 कूलम पर किग्रा। ये E/m रेशियो है बच्चों इलेक्ट्रॉन का, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, कैसे आया है फार्मूला से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है E/m। और आप जानते हैं E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम, है ना। तो वही है, आप 1.6 × 10⁻19 कूलम, और E/m रेशियो देखिए यहाँ निकल चुका है 1.75 88 × 10⁻11। जब ये ऊपर जाएगा ये वैल्यू जो आती है एक्चुअली में 9.09 × 10⁻31 kg आता है, जो आप इलेक्ट्रॉन का मास आप लिखते हैं 9.09 का मतलब बच्चों यहाँ 9 है तो काट करके एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो वही आप लिखा करते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 kg है, यही आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे निकलता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू E/m, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, तो वही हो जाता है। अब आप समझिए कि ये मास वही जो है ये ऊपर चला जाए तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यही वैल्यू आ जाती है 9.1 × 10⁻31 आ जाएगी बच्चों। तो ये रहा पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे है, कैथोड किरणों के क्या क्या गुण थे, जब विसर्जन नली में इन्होंने क्या किया था, एनोड से जब वहाँ जिंक सल्फाइड की लेपिंग कर दिया तो कुछ किरणें कैथोड से जाकर के एनोड की ओर जा रही थी, इन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कह दिया गया। विलियम क्रुक्स, जे थॉमसन आदि की टीम ने जो इनके गुणों का अध्ययन किया उसके आधार बताया, ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, इनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तभी इसने पहिए को क्या कर दिया, घुमा दिया। मुल्किन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक प्रयोग आया, उसमें ये निकाला गया था इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बेटा जानते हो 1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋण आवेश पाया जाता है।
तो बच्चों इतना रहा सब इलेक्ट्रॉन के बारे में। और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की E/m रेशियो का मान निश्चित होता है। अगर पूछे क्यों होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी निश्चित है, मास भी निश्चित है, इसलिए इनका रेशियो भी निश्चित है। कैथोड किसी भी धातु का बना हो, विसर्जन नली में कोई भी गैस भरी जाए, चाहे दाब कुछ भी हो, टेम्परेचर क्यों ना अलग अलग हो, लेकिन सभी में एक समान प्रकार की कैथोड किरणें निकलती हैं। इसीलिए इनके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो होता है कांस्टेंट होता है। तो आप अगर ये सवाल कहीं पूछे कि कितना होता है, क्यों होता है, तो इसका मतलब जो कैथोड किरणों की प्रकृति है वो उसमें भरी जाने कैथोड के जो बनाने वाली धातु है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ताप की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, दाब की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कैथोड जो हमने विसर्जन नलिका लिया था उसमें भरी हुई गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए इनके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कांस्टेंट होता है। और कितना आता है 1.75। अगर डेसिमल के 2 स्थान तक लीजिए तो 1.75 × 10⁻11 कूलम पर विग्रह होता है। बच्चों इसके बाद हम दूसरे नाभिकीय कण की बात करेंगे। दूसरा जो हमारा परमाणु के अंदर दूसरा और प्रमुख मूल कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और इन्हें और ये कैनाल किरणें ही प्रोटॉन थी और इनको कैनाल किरणों के नाम से भी जाना जाता है। कैनाल किरणों की खोज। तो हम प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन क्यों है पहले ही लेक्चर में बता चुके थे। जब विसर्जन नलिका में रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया तो देखता है कि हाइड्रोजन पर जो धनावेशित नाभिक है वही प्रोटॉन कहलाया। अब प्रोटॉन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं ये भी बताया था। ये हाइड्रोजन सबसे पुराना एलिमेंट है। प्रोटो माने होता है सबसे पुराना, इसीलिए जो इसमें विसर्जन नली में जो हाइड्रोजन गैस भरी तो हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित नाभिक को रदरफोर्ड साहब ने कह दिया दैट इज प्रोटॉन। अब देखिए कैनाल किरणों की खोज कैसे हुई। उसी तरह के विसर्जन नलिका का प्रयोग जो है गोल्डस्टीन ने क्या किया। एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, इन्होंने जब 2 ध्रुव यहाँ पर कैथोड और एनोड बनाए तो इन्होंने क्या कर दिया कि कैथोड में सुराख कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? कैथोड को छिद्रित कर दिया और इसको वही उच्च वोल्टता के तार से जब जोड़ा यहाँ से और यहाँ पे निर्वात वही 10⁻, निर्वात पंप लगाया 10⁻⁻2 मिमी दाब पर, तो क्या दिखाई देता है। ये कैथोड माइनस प्लेट था, एनोड प्लस प्लेट था। तो क्या दिखाई देता है, कुछ किरणें इधर की ओर तो जा ही रही थी, कुछ किरणें कैथोड के छिद्रित भाग से निकल करके पीछे की भाग पर यहाँ लगे पर्दे पर क्या कर रही थी, चमक उत्पन्न कर रही थी। और ऐसा प्रयोग किया था, यहाँ पर जो पर्दा लगा हुआ था वहाँ पे चमक उत्पन्न कर रही थी। और ऐसा प्रयोग किया था 1886 में गोल्डस्टीन ने। क्या नाम था बच्चों? कहीं कहीं कक्षा 8 की बुक में गोल्डस्टीन ही लिखा हुआ है कि प्रोटॉन की खोज करता, लेकिन गोल्डस्टीन एक्चुअली में क्या थे, कैनाल किरणों की खोज करता थे। ये देखिए कैनाल का मतलब होता है बच्चों छिद्र। कैनाल का मतलब क्या होता है? छिद्र या छेद। जो इन्होंने सुराख कर दिया था कैथोड जो हमारा ध्रुव था उसमें छिद्र कर दिया था और ये किरणें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो एनोड से निकल करके कैथोड की ओर आती हुई दिखाई दे रही थी और यहाँ पर पर्दे पर चमक उत्पन्न कर रही थी। जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ था, यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये किरणें एनोड से चलकर कैथोड की ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि एनोड धन ध्रुव है इसीलिए इन किरणों को धन किरणें भी कहा गया। कैसी किरणें कहा गया बच्चों? धन किरणें कहा गया। और धन किरणें तो कहा गया क्योंकि ये छिद्र से होकर निकल रही थी।
इसलिए इनको कैनाल किरणें भी कहा गया। ध्यान रखिए बच्चों, कैनाल किरणें, कैनाल का नाम कैनाल क्यों है? क्योंकि होल से पास हो रही थी, और कैनाल माने होता है छिद्र, तो इन किरणों को कैनाल किरणें कहा गया। धन किरणें क्यों कहा गया? क्योंकि एनोड धन ध्रुव था, इसलिए प्रतीत हो रहा था कि ये धन ध्रुव से होके आ रही है, इसलिए इन किरणों का नाम क्या पड़ा? धन किरणें। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था गोल्डस्टीन साहब ने 1886 में। इसके बाद क्या हुआ कि जब रदरफोर्ड साहब ने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को अप्लाई किया, ये उच्च वोल्टता पर टूट करके H+ और H- में ब्रेक हुआ होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्लस है तो किस ध्रुव की ओर जाएगा? माइनस की ओर जाएगा, है ना। तो इसी हाइड्रोजन के धनावेशित नाभिक को रदरफोर्ड साहब ने कह दिया यह प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटो माने सबसे पुराना तत्व है, इसीलिए हाइड्रोजन के धनावेशित नाभिक को रदरफोर्ड साहब ने कह दिया यह क्या है? प्रोटॉन है। इसलिए प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन माना जाता है बच्चों? रदरफोर्ड साहब माने जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? जे थॉम्सन माने जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था बच्चों, ध्यान देना, स्टोनी ने दिया था, बट खोजकर्ता माने जाते हैं कौन? जे थॉम्सन माने जाते हैं। और कह दिया जाए कैनाल किरणों की खोज किसने किया? तब आप कहेंगे कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने किया, है ना, क्योंकि इन्होंने ही छिद्रित कैथोड का प्रयोग करके, छिद्र का माने होता है कैनाल, तो कैनाल से गुजर रही थी किरणें, इसीलिए इनको क्या नाम दिया था? कैनाल किरणें। तो इस प्रकार बच्चों दो मूल कणों की खोज के बारे में आप जान चुके हैं। एक कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, दूसरा एनोड किरणों की खोज। इनको एनोड की ओर से आती दिखाई दे रही थी, इसीलिए इनको एनोड किरणें भी कहा गया। अच्छा, अब बताइए, मान लीजिए अगर प्रोटॉन के लिए हम बात करें E/m का मान, तो क्या निश्चित होगा? इसके लिए अलग अलग आएगा। हाइड्रोजन गैस के लिए, इसको मैं बिठा रहा हूं बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट से मिल जाएगा आपको। हाइड्रोजन गैस के लिए, H2 गैस के लिए E/m की गणना हाइड्रोजन गैस के लिए। अच्छा, ये हाइड्रोजन परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो H+ बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मुक्त हो गया। और यही H+ हमारा क्या है? कैनाल किरण है, क्योंकि छिद्र से गुजर रहा था, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कैनाल किरणें कहेंगे, है ना। अब या इसी को हम कहेंगे प्रोटॉन। तो अगर हम इसकी बात करें, E की बात करें, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है। अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.672 × 10⁻⁻27। तो अगर हम इसके E/m की बात करें, E/m ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा 1.602 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.672 × 10⁻⁻27। तो ये जो वैल्यू आती है 9.58 × 10⁻7 कूलम पर किग्रा। ये किसका E/m है बच्चों? हाइड्रोजन गैस के लिए, है ना। अच्छा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित किया, तो रदरफोर्ड साहब ने H+ को ही प्रोटॉन कहा, और यही गुजर रहा था कैनाल से, छिद्र से गुजर रहा था, है ना। तो अगर हम E/m की बात करें, तो वही प्रोटॉन का तो ये मास ये है ना 1.672 × 10⁻⁻27 किग्रा है ना। और इसका प्रोटॉन का जो आवेश होता है इतना ही होता है, लेकिन धनात्मक होता है। तो इसका अगर हम E/m ले लिया तो 9 पॉइंट कितना आ गया? 9.58 × 10⁻7 कूलम पर किग्रा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रहे बच्चों कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश और मास का अनुपात निश्चित था, लेकिन कैनाल किरणों के लिए या प्रोटॉन के लिए E/m का मान निश्चित नहीं है। ध्यान देना, यहाँ हाइड्रोजन गैस था,
इसका इसका देखिए ये इतना आपका आवेश था और यहाँ पर इसका मास था। तो अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी में, जैसे हीलियम है, अगर हीलियम परमाणु है तो इसका अगर नाभिक को हीलियम डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो यहाँ 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास अपन हीलियम का मास। तो इसका मतलब है यहाँ अब कोई पूछे कि बताइए कैनाल किरणों के लिए या एनोड किरणों के लिए E/m का मान निश्चित क्यों नहीं है? बताइए, इलेक्ट्रॉन के लिए तो आवेश द्रव्यमान का मान निश्चित हुआ, लेकिन कैनाल रेज के लिए या एनोड रेज के लिए E/m रेशियो निश्चित नहीं है। क्यों? तो आप बताओगे कि प्रोटॉन का तो फिक्स है, इतना है, लेकिन इसके आधार कोई दूसरी गैस अगर ली जाए तो दूसरी गैस का पॉजिटिव आयन बनने में हो सकता है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट करे। जैसे हीलियम बताइए 2He4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो बताइए इसका नाभिक कैसे बनेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हीलियम पर क्या आ जाएगा? डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हीलियम पर, है ना। तो बताइए जब डबल पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें डबल इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास अपन हीलियम परमाणु का मास, है ना। इसीलिए हाइड्रोजन के लिए तो फिक्स हुआ, प्रोटॉन के लिए तो निश्चित है ये पानियम, लेकिन अदर किसी दूसरी गैस के लिए जो कि धनावेशित नाभिक बनाएगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके, उसके लिए E/m का मान निश्चित नहीं होगा। ये कंडीशन का पार्ट है, देख लीजिए बच्चों। आपका ये आता है हाइड्रोजन गैस के लिए, इसका मान ये आता है ना। और अगर कोई दूसरी गैस हो तो इसका मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया है, लेकिन दूसरी गैस होगी तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट होगा लेकिन इसका आवेश अलग अलग होगा। इसीलिए E/m रेशियो कैनाल किरणों के लिए, एनोड किरणों के लिए कह सकते हैं उसका मान कांस्टेंट नहीं होता, जबकि E/m का मान कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों? क्योंकि कैथोड चाहे जिस धातु का बना हो, विसर्जन नली चाहे में जो भी गैस भरी जाए, सभी में एक समान प्रकार की कैथोड किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। अब कैथोड किरणें माने इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी निश्चित, इलेक्ट्रॉन का मास भी निश्चित, इसीलिए उसका मान क्या आया था बच्चों? कांस्टेंट आ गया, है ना। अच्छा, इसी प्रकार अब क्या किया कि इनकी टीम ने गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और ये विलियम क्रुक्स, इन सब साइंटिस्टों की टीम ने फिर एनोड किरणों का अध्ययन शुरू किया। एनोड किरणें, एनोड रेज जो थी, ये भी देखा कि सीधी रेखा में चलती हैं, जस्ट लाइक कैथोड रेज। और ये भी, इनमें भी क्या होता है? मास होता है ना। और ये अभ्रक का बना हुआ, और ये क्या करती हैं? इसको सीधी रेखा में चलती हैं। इसको प्रूव करने के लिए एक अभ्रक का बना हुआ क्रॉस इनके किरणों के मार्ग में रख दिया गया और पीछे पर्दा लगा दिया गया। देखा गया कि सीधी क्रॉस की छाया सीधे पर्दे पर पड़ रही है, इसलिए साबित हुआ कि एनोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। इनके भी मार्ग में ऐसे पिन का बना हुआ पहिया रख दिया गया, तो जब इस पे गुजारा गया तो देखा कि ये पहिया धीरे 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 मूव करने लगा। इससे साबित हुआ कि नहीं, इन किरणों में भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है ना। और जब एनोड किरणों को यानी पॉजिटिव किरणों को वैद्युत क्षेत्र में लाया गया तो ये किस प्लेट की ओर मुड़ गई होंगी? नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ गई। इसलिए साबित हुआ कि इन किरणों पर क्या है? धनावेश है ना। तो इस प्रकार बच्चों प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हो गई? रदरफोर्ड साहब के द्वारा, जो माने जाते हैं प्रोटॉन की खोज करता। प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन बच्चों क्यों है ये भी मैंने बता दिया। जब विसर्जन नली में रदरफोर्ड साहब ने हाइड्रोजन गैस को भर दिया, 10,000 की वोल्टता तार से जोड़ दिया, निर्वात में बहुत कम दाब पर गैस को प्रवाहित किया, तो देखते हैं हाइड्रोजन गैस बॉन्ड टूट करके H+H- में ब्रेक हुआ होगा, है ना। जो H+ है, इसी धनावेशित नाभिक को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा। अब प्रोटॉन किधर चला होगा? छिद्रित कैथोड से होकर के
6 जहाँ कैथोड में होल किया गया था उसी से गुजर करके पीछे प्रवेश कर रहा होगा, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, प्रोटो से क्या पड़ा, प्रोटॉन। बच्चों इसी वीडियो में हम तीसरे मूल कण के बारे में भी हम बता देते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे खोजा गया, ना कि मॉडल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर सके। बच्चों तीसरा जो हमारा मूल कण है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित बच्चों आप जानते हैं एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक। तो छोटे छोटे कणों पर 3Li7 पर एल्फा कणों की बौछार कर दिया। 4 बेरिलियम 9 प्लस 2 हीलियम 4 एल्फा कणों की बौछार कर दिया। बच्चों एल्फा परमाणु और एल्फा कण में क्या अंतर है ये भी मैं बता दूं। एल्फा जो परमाणु होता है उसको 2 हीलियम 4 से हम दिखाते हैं, लेकिन एल्फा कण हीलियम परमाणु का धनावेशित नाभिक होता है। जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका नाभिक बचता है, ये देखिए 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन नाभिक में रहेंगे, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, है ना, हीलियम परमाणु हुआ। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देते हो, इसका धनावेशित नाभिक बचता है, इसी को कहते हैं एल्फा कण। अगर पूछे कि एल्फा कण और हीलियम परमाणु में क्या अंतर है, एल्फा कण कंटेन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, बट एल्फा पार्टिकल कंटेन ओनली 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं, केवल हीलियम का नाभिक बचता है, तो उसे हम कहते हैं एल्फा कण है ये। तभी नाभिक की खोज हो रही थी, जो नाभिक से टकराया तो अपनी मूल दिशा में वापस लौट आया, और उसके बगल से गुजरा तो मुड़ गया। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी। अभी हम नाभिक की खोज में और डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ रिएक्शन में इसी तरह दिखाया जाता है कि हीलियम जब छोटे छोटे कणों पे बौछार कर दिया इन्होंने, तो देखा ये लिथियम और ये बेरिलियम इन नए तत्वों में बदल गए। 3 2 5 5 B10। अब आप देख रहे हैं नीचे तो ये बराबर है, परमाणु क्रमांक आया, लेकिन ऊपर देखिए 7 4 11 हो रहा, तो यहाँ 10 ही है ना। तो एक कण की उत्पत्ति हुई जिसका प्रतीक था 0n1, जिसपे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन मास 1 था। यानी ये प्रोटॉन के, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। यहाँ पे 1.67262 था, इसका था 1.67893, है ना। 2 से तीसरे चौथे स्थान पे वैल्यू थोड़ा सा कम ज्यादा थी, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या है, बराबर। और इस न्यूट्रल कण को हम पहले ही बता दिए थे, क्योंकि न्यूट्रॉन न तो धन की ओर मुड़ रहा था, न ऋण की ओर मुड़ रहा था, ये किसी भी दिशा में विक्षेपित नहीं हो रहा था। इसीलिए न्यूट्रल होने के कारण इसका नाम पड़ गया दैट इज न्यूट्रॉन। क्या पड़ गया इसका नाम, न्यूट्रल शब्द से पड़ गया न्यूट्रॉन, और इसका प्रतीक था 0n1। और यहाँ देखिए बच्चों 4 2 6 6C12 बना। ये आप जानते हैं कार्बन का स्टेबल समस्थानिक, कार्बन प्रत्येक परमाणु क्रमांक 6 परमाणु भार 12 पहला समस्थानिक। और देखिए 9 4 13 हो रहा है, इसका मतलब एक नए कण की उत्पत्ति हुई जिसका प्रतीक था 0n1, और इसी को कहा गया दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रल होने के कारण, उदासीन होने के कारण इस कण का नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन पड़ गया बच्चों। न्यूट्रॉन का भी क्योंकि अब बताइए इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, है ना। और ये जो है इनमें, क्योंकि ये किसी न धन प्लेट की ओर मुड़ेगी न ऋण प्लेट की ओर मुड़ेगा, न्यूट्रल होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन पड़ गया। इसके खोजकर्ता का नाम क्या पड़ गया, जेम्स चैडविक, है ना। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो लेक्चर में 3 मूल कण हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। कैसे खोजे हुई, किन रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन की खोज हुई, कैसे कैथोड किरणों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, स्टार्टिंग किया जूलियस प्लकर ने, और नाम हुआ जे थॉमसन साहब का इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता के विषय में। प्रोटॉन को प्रोटॉन क्यों कहा गया, रदरफोर्ड साहब ने। हाइड्रोजन के धनावेशित नाभिक को प्रोटॉन कहा, और विसर्जन नली में जब हाइड्रोजन गैस को भर दिया तो वो छिद्र से होकर के दूसरी दिशा में मुड़ रहा था,
और ऐसा लग रहा था कि एनोड से किरणें निकल करके कैथोड की ओर आ रही हैं, इसीलिए एनोड किरणें कहा गया। एनोड धन ध्रुव होता है, धन प्लेट की ओर से आ रही थी, इसीलिए इन किरणों का नाम धन किरणें भी कह दिया गया। और इनके E/m का मान ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के E/m का रेशियो फिक्स है, जबकि प्रोटॉन या अन्य कणों के लिए E/m का मान डिफर करता है। और इसका रीजन भी बताया मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड किरणों की E/m का मान है वो विसर्जन नली के ध्रुव पर निर्भर नहीं करता, गैस पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रोटॉन या अन्य कणों के लिए विसर्जन भरी जाने वाली विसर्जन नली गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसीलिए E/m का मान फिक्स है इलेक्ट्रॉन के लिए, जबकि प्रोटॉन या अदर कणों के लिए E/m का मान निश्चित नहीं है। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे कल नाभिक की खोज के साथ और एटॉमिक मॉडल के साथ, कैसे कैसे परमाणु के मॉडल दिए गए, जिससे आपका बेस बहुत अच्छा हो जाए बच्चों, क्योंकि बेसिक ही तो जान बसती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बैलेंसी, पीरियोडिक टेबल, यही बेस बनाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर बच्चों आपने ये सब अच्छे से पढ़ लिया तो आपका बेस बहुत मजबूत होने वाला है। वेट एंड वॉच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है नाभिक की खोज और एटॉमिक मॉडल के साथ। शुभ रात्रि बच्चों।